जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके। तो आज के लेक्चर में जो हमारा है, आज ग्रुप 5 का जो 2017 का पेपर है वो हम सोल्व करने वाले हैं। उसके जो पहले 25 क्वेश्चन जो हैं, जो हमारी रेडियोलॉजी से संबंधित है, वो हम आज देखने वाले हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज वगैरह भी आए थे कि मैं जो हमारी एग्जाम हुई है अभी तक 2017 में हुई है, 2021 में हुई है, 22 में हुई है, 23 में हुई है, ये सारे पेपर्स जो हैं वो सोल्व करूं। तो चलिए हम हमारे पेपर्स को सोल्व करेंगे। अब से जो लेक्चर्स आएंगे, अभी कुछ लेक्चर्स, वो सारे पेपर को सोल्व करने में लगेंगे। और ये हो सकता है बड़े लेक्चर्स हो, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन एक लेक्चर में रहेंगे, तो ये लेक्चर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं। अप्रोक्स 1 आवर का एक लेक्चर हो सकता है। तो अगर जैसे इसको पे पढ़ना है, ये जो अभी तक के पेपर्स हुए हैं सारे, ये सभी अगर किसी को पढ़ना है तो वो हमारे चैनल पे पढ़ सकता है। सारे पेपर्स इस पे मैं अपलोड कर दूंगा। सारे पेपर्स में जितने क्वेश्चंस आए थे सारे और सारे अच्छे से समझाऊंगा। तो जिसको भी पढ़ना है वो इसमें पढ़ सकता है। और अगर किसी और अपने दोस्तों को भी पढ़ना है तो उन्हें भी शेयर करिए चैनल को, जिससे कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो चलिए हमें भी बनाने में थोड़ा सा मजा आएगा ना, कि कुछ लोग, कुछ किसी को तो फायदा मिल रहा है, कोई तो देख रहा है इसको, तो उनको फायदा मिलेगा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमें अच्छा लगेगा। तो ये चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, आप किसी और को बता रहे हो तो ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं है। ये सारे ऐसे ही झोल होते हैं। अगर आपको पढ़ना है आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। इसमें क्या है कि आपका ही फायदा है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, वो आपको आके पूछेगा, आप उससे पूछेंगे। तो ये क्या है कि कंबाइन स्टडी में क्या होता है कि बहुत सारे जो हमें नहीं आती है चीजें, वो सारी चीजें आ जाती है और सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो चलिए हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। क्वेश्चन में पूछा है गोल्ड का एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो, एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। हाँ, पिछली वाली जो एग्जाम है उसमें एक भी नहीं आया था, पर इससे पहले जो 3-4 एग्जाम्स हुई है उनमें लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस अब वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको एटॉमिक नंबर पढ़ना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत फर्क पड़ता है 2 नंबर में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा 74 एटॉमिक नंबर है और 3370 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना अपना मेल्टिंग पॉइंट इसने बता रखा है। दूसरे ऑप्शन में 78 एटॉमिक नंबर, 1770 मेल्टिंग पॉइंट। तीसरे में 76 एटॉमिक नंबर, 1020 मेल्टिंग पॉइंट। डी है 79 एटॉमिक नंबर, 1064 मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो, 74 एटॉमिक नंबर और ये मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है हमारा टंगस्टन का। 74 एटॉमिक नंबर होता है टंगस्टन का। ये चीजें आप नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिलेक्टेड एटॉमिक नंबर्स में से ही होते हैं ज्यादातर। तो अगर आपको सिलेक्टेड एटॉमिक नंबर्स भी आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, और वही चीज आपको एग्जाम में आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात होती है। आपको वहां पर सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ टंगस्टन का आ गया तो टंगस्टन 74 होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी आ गया तो 3370 होता है, तो सबसे बढ़िया काम है। तो यहां से आप नोट कर लो, 74 टंगस्टन का होता है और 3370 डिग्री भी टंगस्टन का होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो ये होता है हमारा टंगस्टन का। ठीक है, 78 एटॉमिक नंबर और 1770 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है। तो 78 जो है एटॉमिक नंबर, वो होता है हमारा प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम का 78 जो हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है। ठीक है, अब 76 दिया हुआ है,
तीसरा ऑप्शन हमारा 76। तो 76 होता है हमारा ओस्मियम का। किसका होता है 76? ओस्मियम का होता है 76। तो ये हो गया हमारा ओस्मियम का। ठीक है, अब बचा एक ही है। अब देखो, ये तो टंगस्टन का हो गया, मतलब ये हमारा गोल्ड का नहीं है। जो ये है, ये हो गया हमारा प्लेटिनम का, मतलब ये भी नहीं है। ये हो गया हमारा ओस्मियम का। ओस्मियम का तो ये भी नहीं है गोल्ड का। तो अब बचा 79। तो ये होता है हमारा गोल्ड का। ये आंसर सही है यहाँ पर। 79 जो एटॉमिक नंबर है वो गोल्ड का होता है, और 1064 जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गोल्ड का होता है। अगर आप एटॉमिक नंबर केवल भी याद कर लेते हो तो मेल्टिंग पॉइंट इतना पूछा नहीं जाता है। वैसे तो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर एटॉमिक नंबर ज्यादा पूछा जाता है, तो एटॉमिक नंबर पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, 79 एटॉमिक नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। ये देखो एक और एटॉमिक नंबर का, ये पेपर से लिया है मैंने। जो भी क्वेश्चंस में ले रहा हूँ ये पेपर से लिया है। देखो तो इसमें मेरा बीच में कुछ भी नहीं है, ये सारे पेपर में पूछे हुए हैं और लाइन से है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं, लाइन से दिए मैंने सारे सारे। तो ये देखो एटॉमिक नंबर दो पहले ही पूछ लिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन ही एटॉमिक नंबर का पूछ लिया है इसने। एटॉमिक नंबर पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट चाहिए अपने को प्लेटिनम का। अब देखो 64 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 64 एटॉमिक नंबर और 1550 जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो हमारा 64 एटॉमिक नंबर जो है वो गैडोलीनियम का होता है। ठीक है, गैडोलीनियम भी एक धातु है, उसका होता है। गैडोलीनियम का यूज होता है हमारी एमआरआई में। एमआरआई में जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो गैडोलीनियम होता है। ठीक है, तो वहां पर यूज होता है। 64 इसका एटॉमिक नंबर है, 1550 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखिए 78 होता है प्लेटिनम का। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम का आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा, प्लेटिनम का उसमें भी दे रखा था और इसमें भी, दोनों में ऑप्शन दे रखे थे। प्लेटिनम का 78 होता है। अब 74 अभी आपको बताया था, 74 होता है हमारा टंगस्टन। ठीक है, 74 टंगस्टन का हो गया। अब 84 किसका होता है? 84 होता है पोलोनियम का। 84 जो है वो पोलोनियम का होता है। अब ये देखो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको ऊपर नीचे कर रखा है। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट है हमारा टंगस्टन का, इसको पोलोनियम के साथ में दे दिया। ठीक है, पेपर कुछ भी बनता है, इसलिए एटॉमिक नंबर अपने को याद रखना है। 78 एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया है। यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो बी यहाँ पर सही हो जाता है। बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच कीप्स द इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, हमें ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स का नाम बताना है जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है एक एटम के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उनको बांध के रखता है, मतलब कि एक दूसरे से अट्रैक्ट करवाता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स का हमें नाम बताना है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के अंदर रहते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं और वो वहीं पे उसी जगह पे घूमते रहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें बताना है। तो पहला है हमारा ऑप्शन फोरबिडन ट्रांजिशन, दूसरा ऑप्शन है जनरल रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन, और चौथा है बाइंडिंग फोर्स। ये चार हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो फोरबिडन ट्रांजिशन एक ट्रांजिशन है, इसका हमारे जो एक्सरे है उससे कोई लेना देना नहीं है। फोरबिडन ट्रांजिशन का एक ट्रांजिशन है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जनरल रेडिएशन कोई अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता। जनरल रेडिएशन में कुछ भी नहीं रहता है, ना पॉजिटिव चार्ज रहता है, ना नेगेटिव चार्ज रहता है, ना कुछ रहता है, तो वो अट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा है हमारा ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन। ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन क्या होती है अब देखते हैं। ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन जो है वो ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास जाएगा,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से न्यूक्लियस के पास गया, वो गया बहुत ज्यादा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो सीधा न्यूक्लियस के पास चले जाता है, न्यूक्लियस तक जाता है, न्यूक्लियस के पास जाके जब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तो वहां पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो निकलती है उससे एक रेडिएशन बनती है, उसको ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन, इसका जो लेक्चर है वो मैं बोर्ड पे अच्छे से बना दूंगा, ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का। तो यहाँ पर भी इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन ये भी एक रेडिएशन ही है। अब बाइंडिंग फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है इसमें, देखो बाइंडिंग फोर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ बांध के रख सकता है। बाइंडिंग फोर्स मतलब बांध के रखने वाला फोर्स। चलिए देखो ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, मैटर हैज मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट, मैटर ऑल्सो मे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है पहला। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय कांटेक्ट, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। और चौथा है इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो मैटर में मास और एनर्जी दोनों होती है और मैटर में इलेक्ट्रिक चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, मैटर में मास और एनर्जी दोनों होती हैं और मैटर में इलेक्ट्रिक चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये यहाँ पर गलत आंसर है हमारा, ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी नहीं होती है, मूविंग की नहीं होती है। ठीक है, एक जगह पे अगर स्थित हैं उस इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी होती है, मूविंग की नहीं होती है। ठीक है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी होती है। ठीक है, जो रुके हुए चार्जेस होते हैं उनकी स्टडी नॉन मूविंग चार्जेस होते हैं। यहाँ पर ये गलत हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो यहीं पे निकल गया, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट बताना हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय कांटेक्ट, फ्रिक्शन और इंडक्शन। बिल्कुल यहाँ पर सही है, इलेक्ट्रिफिकेशन क्रिएट कैसे होता है, कांटेक्ट से, फ्रिक्शन से और इंडक्शन से, इनसे होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑन द सरफेस, सरफेस पे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बी है वो सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस मस्ट नॉट एक्सीड। क्वेश्चन बोल रहा है हमें ड्राइंग प्रोसेस जो होती है, जो फिल्म होती है उसको हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। तो जो जब हम सुखाते हैं फिल्म को, जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, पूरी फिल्म को प्रोसेस करते हैं हम डार्क रूम में, तो वहां से उसके बाद हमें जो फिल्म सुखानी होती है, फिल्म को सुखाते हैं हम। तो फिल्म को सुखाने के टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर है वो कितने टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने टेम्परेचर होगा उससे उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक टेम्परेचर का जो एक पॉइंट है वो बताना है कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा, उतना होगा तो भी चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर जिसने भी ये प्रोसेस पढ़ी है, फिल्म प्रोसेसिंग पढ़ी है, डार्क रूम पढ़ा है, और जो हमारे डेवलपर, फिक्सर, रिंसिंग वाटर, ड्राइंग, रनिंग वाटर, ये सारी चीजें पढ़ रखी है, उसको पता होगा। और जिसको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच सेंटेंस डिफाइंस स्पेस चार्ज इफेक्ट इन द एक्सरे ट्यूब। कौन सा ऐसा एक सेंटेंस है, ये जो नीचे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो स्पेस चार्ज इफेक्ट को डिफाइन करता है, जो एक्सरे ट्यूब में स्पेस चार्ज इफेक्ट होता है उसको डिफाइन करता है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं।
कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द कैथोड, कैथोड के आसपास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है उनका कलेक्शन हो जाता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। क्या? दूसरा है टेंडेंसी ऑफ द स्पेस चार्ज टू लिमिट द इमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट। स्पेस चार्ज जो होता है वो एक टेंडेंसी होती है, एक लिमिट बना के रखते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा से ज्यादा इमिट हो सके, जो ज्यादा से ज्यादा निकल सके फिलामेंट से। तीसरा है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग टुवर्ड टारगेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स टारगेट की तरफ गए हैं, उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। क्या? चौथा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू हीट, एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हीट में कन्वर्ट होती है, उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखो पहला हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट नहीं कहते हैं, गलत है। देखो आपको स्पेस चार्ज इफेक्ट पढ़ना है तो इसका भी मैंने लेक्चर बना रखा है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट को अच्छे से, वहां पर पूरा बता रखा है कि स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है। बाकी अभी यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आप वहां जाके और पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग टुवर्ड टारगेट, हाँ बिल्कुल, टारगेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं उनके कितने नंबर्स होते हैं, ये स्पेस चार्ज इफेक्ट नहीं होता है, ये स्पेस चार्ज इफेक्ट नहीं होता है। हाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, पर इसको स्पेस चार्ज इफेक्ट नहीं बोलते हैं, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। टेंडेंसी ऑफ द स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज की टेंडेंसी जिससे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकल सके, इसकी टेंडेंसी, इसको भी स्पेस चार्ज नहीं कहते। और वैसे भी स्पेस चार्ज की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकल रहे फिलामेंट से, वो एक लिमिट में रहते हैं, एक उससे ज्यादा नहीं निकलते, ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उससे मिलता है, बट जो हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट को डिफाइन नहीं करता है, ये स्पेस चार्ज इफेक्ट को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बी आंसर भी हमारा गलत है। स्पेस चार्ज इफेक्ट को कौन डिफाइन करता है? कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कैथोड, कैथोड के आसपास में जो फिलामेंट के पास में कलेक्शन होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही रहते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं कैथोड के आसपास में, ठीक है, और उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। और स्पेस चार्ज इफेक्ट को एक और चीज कह सकते हैं, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का बादल, जो कि कैथोड के पास में रहता है, कैथोड के पास में जो कलेक्शन होता है तो बादल जैसा शेप बना देते हैं, इसलिए उसको क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो स्पेस चार्ज इफेक्ट, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है। तो यही जो कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कैथोड, ये भी वही है। तो हमारा आंसर ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस में जो नंबर होते हैं प्रोटॉन्स के उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में उसे क्या बोलते हैं? पहला है आयंस, दूसरा है एटॉमिक नंबर, तीसरा है मास नंबर और चौथा है आइसोटॉप्स। अब देखो आयंस जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होता है, आयंस जो होते हैं वो कोई एक एटम होता है या एटम्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज हो, ठीक है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो, उसको आयंस बोलते हैं, या नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, उसको आयंस हम बोलते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर आंसर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट जो है मास नंबर, मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। और आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन के सेम नंबर और न्यूट्रॉन्स के अलग अलग नंबर, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीजें ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीधा सा, आप क्वेश्चन में बता दूंगा पूरा, पर देखो मैंने इनको डिफाइन भी कर दिया, आयंस किसे बोलते हैं, एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, मास नंबर और आइसोटोप्स,
पर इन चीजों को आप एक बार डिटेल पढ़ लेना। इससे क्या है कि आपका जो पूरा माइंडसेट है ना उसके ऊपर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन अगर पलट के भी आ गया ना तो आप उसको सही कर सकते हो। अगर आइसोटोप्स का क्वेश्चन बन गया और यही ऑप्शंस भी दे दी तो आइसोटोप्स आप वहां सही करके आ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी का बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकुलेट रेडिएशन? पार्टिकुलेट रेडिएशन किसे बोलते हैं इन सभी में से, मतलब पार्टिकल रेडिएशन? ऑप्शन हमारी एक्सरे, दूसरा है अल्ट्रासाउंड, तीसरा है न्यूट्रॉन्स और चौथा है गामा रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सरे जो होती है वेव फॉर्म में होती है, गामा रे होती है वो वेव फॉर्म में होती है, अल्ट्रासाउंड जो है वो भी वेव फॉर्म में होती है। अब तीनों वेव फॉर्म में कोई न्यूट्रॉन जो होती है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा न्यूट्रॉन्स, अल्फा बीटा और न्यूट्रॉन्स, ये जो तीनों हैं ये पार्टिकल फॉर्म में होती है। अल्फा बीटा भी पार्टिकल फॉर्म में होती है और न्यूट्रॉन भी पार्टिकल फॉर्म में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द हैंड? हैंड में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? अब हैंड में कितनी होती है तो हम देखेंगे पहले कार्पल बोन। ठीक है, फिर देखेंगे हम मेटाकार्पल बोन और उसके बाद देखेंगे हम फेलेंजेस। ठीक है, अब देखो कार्पल कितनी होती है, मेटाकार्पल कितनी होती है और फेलेंजेस कितनी होती है? फेलेंजेस बताओ, फेलेंजेस कितनी होती है एक हाथ में? 14। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5। और कार्पल कितनी होती है? अब इनको गिनते हैं। 8 और 5 कितनी होती है? 13। 13 और 14 कितने होते हैं? 27। यहाँ पर आंसर 27 सही। ठीक है, अगर यहाँ ऑप्शन अगर कुछ और आता, ठीक है, और यहाँ पर 54 अगर ऑप्शन रहता तो हम 54 को लगा देते। अगर 27 की जगह यहाँ 54 होता तो हम दोनों हाथ की गिनते। ठीक है, इसको इंटू 2 करते। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन अपना पास जो आंसर आता वो आता 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरे ट्यूब एनोड टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मटेरियल बिकॉज। एक्सरे ट्यूब में जो एनोड टारगेट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्यों? उसका कारण, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इट हैज हाई एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। इट इज गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा इट कैन नॉट बी मेड इनटू एनी शेप, ये हर कोई से शेप में नहीं होता, ये पर्टिकुलर एक शेप में बनता है, उसी में रहेगा। तो देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन तो हमारा ऐसे कट जाता है, क्योंकि अगर हमें टारगेट चाहिए, एनोड चाहिए, तो हमें हर शेप में बन जाए ऐसा चाहिए होगा, अपन अपने हिसाब से जो उसको शेप दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हमारा वो कट जाता है। अब 3 ऑप्शन, अब देखो ये तीनों ही सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन ही सही है, इनमें से कोई सा भी गलत ऑप्शन नहीं है, ये तीनों ही सही है। अब देखो यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए इतना सब कुछ दे दिया, अब हम ये लगाएंगे तो वो आंसर सही होगा, वो लगाएंगे तो वो आंसर सही होगा, हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे यहाँ पे, हमें बिल्कुल कंफ्यूज। अब कोई भी होगा, मैं भी होता हूँ वहां पे गलत ऑप्शन लगा के ही आता हूँ, अब आप भी रहेंगे तो यहाँ गलत ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अब उसने जो दे रखा था आंसर शीट में, मैं वो बता देता हूँ। उन्होंने सी दे रखा था, इट इज गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल होता है। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा हीट का, तो वो भी, ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे सेम सेम हो रहे हैं। 3300 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हाई एटॉमिक नंबर होता है तो भी अच्छा है ना, हाई एटॉमिक नंबर होगा तो ज्यादा एक्सरेज को इमिट करेगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन हमारे सही है, पर उसने जो आंसर शीट में दे रखा था मैंने वो बता दिया, इट इज गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फाइनल फिल्म इन द रेडियोग्राफी इज इन द फॉर्म ऑफ, फाइनल फिल्म जो होती है रेडियोग्राफी की वो कौन से फॉर्म में आती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या ए और सी दोनों? पॉजिटिव और न्यूट्रल में। तो देखो अब हम देखते हैं, आपने खुद ने देखा होगा कि जो फिल्म रहती है हमारी, अगर उस पर हम इमेज देखें तो हमें कैसी इमेज दिखती है हमारी? अगर हमारा खुद का भी अगर पूरा एक्सरे लेके देखे तो सामने वाला कैसे दिखेगा? एक नेगेटिव इमेज दिखेगी। हमारे जो राइट साइड में वो हमारा लेफ्ट साइड दिखेगा, उधर हमारे राइट साइड में हमारा जो पेशेंट है उसका लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में राइट साइड दिखेगा। आपने हमेशा अगर देखा हो कभी भी तो हमारे हम जो मार्कर लगाते हैं वो लेफ्ट साइड होता है, उधर राइट का मार्कर लगता है हमेशा, और राइट साइड में लेफ्ट का मार्कर। तो ये उल्टी होती है फिल्म, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव फिल्म होती है। यहाँ पर आंसर है बी, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिव क्यों है, आप इस चीज को सोचना, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है हमेशा, उल्टी इमेज ही बनती है हमेशा। राइट साइड का लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का राइट दिखेगा। वो हम करते करते हमें ऐसी आदत हो जाती है कि हमें पता रहता है राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, पर जो पहली बार देखेगा वो ये बोलेगा कि ये राइट कैसे हो गया, ये राइट होना चाहिए। तो नेगेटिव इमेज होती है, इस वजह से ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स ट्रांसफॉर्मर लॉ? कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो अच्छे से ट्रांसफॉर्मर्स के लॉ को एक्सप्लेन करता है? पहला ऑप्शन हमारा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड केवीपी एंड टाइम, क्या ये ट्रांसफॉर्मर के लॉ को एक्सप्लेन करता है? तो वोल्टेज इन द टू सर्किट्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल। दो सर्किट्स जो होते हैं उनका जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बराबर होता है दो कोइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। जो कोइल में जो टर्न होते हैं, जो दो कोइल होती है उसमें जो वायर है वो लपेटा होता है कॉपर का, तो उसमें जितने टर्न्स होते हैं उसके ऊपर उतना ही जो हमारा वोल्टेज है वो रहेगा। तीसरा ऑप्शन है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पर भी यही बोल रहा है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। हमने किसी को थप्पड़ मारा तो उतनी ही तेज हमारे हाथ में भी लगेगी। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चौथा ऑप्शन हमारा इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली रिलेट करती है सोर्स का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इंटेंसिटी जो है, डी ऑप्शन, इंटेंसिटी का हमारे ट्रांसफॉर्मर के लॉ से कोई लेना देना नहीं है। एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पता है, पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के लॉ से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट, करंट, केवीपी और टाइम, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। पर जो सर्किट्स और कोइल्स है इनका लेना देना जरूर है यहाँ पे। तो मैंने पहले भी जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था, अगर जिसने पढ़ा है वो उसको पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर लो आप, ठीक है, वहां से जाके उसको पढ़ो। तो जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें दो कोइल्स होती है, ठीक है, एक इस साइड कोइल हो गई, एक इस साइड कोइल हो गई। अब देखो जो कोइल है, अब इसमें रेशियो कम है हमारे टर्न का, इसमें टर्न का रेशियो ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा, यहाँ से कम वोल्टेज जाएगा और यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोइल्स में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यहाँ हमारा ट्रांसफॉर्मर का लॉ यहाँ पर ये सही हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब 13वां क्वेश्चन है, रिगार्डिंग रेक्टिफायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेड टू बी करेक्ट। रेक्टिफायर से संबंधित
इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन है हमारा वोल्टेज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द टर्न रेशियो। वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा, टर्न रेशियो इंक्रीज होगा तो, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। पिछले वाला ऑप्शन जो हमारा आंसर सही था वो भी ये कह रहा था। इट वर्क्स ओनली इन डायरेक्ट करंट, केवल डायरेक्ट करंट में ही काम करता है रेक्टिफायर। इसका बोलना है रेक्टिफायर केवल डायरेक्ट करंट में काम करता है। तीसरा है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, जो कि करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की इजाजत देता है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारा इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट, ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखो वोल्टेज इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का है ना कि रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर वोल्टेज कम ज्यादा नहीं करता है, करंट कम ज्यादा नहीं करता है, ये काम ट्रांसफॉर्मर का है, रेक्टिफायर का नहीं है। इट वर्क्स ओनली इन डायरेक्ट करंट, केवल डायरेक्ट करंट में यूज वर्क करेगा, नहीं ये भी गलत है। ये अल्टरनेटिव डायरेक्ट करंट दोनों में वर्क करता है, ये केवल एक में वर्क नहीं करता है, ये कन्वर्ट करता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तीसरा है हमारा इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की इजाजत देता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चौथा है इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिव करंट। अब यहाँ पर देखो ये डीसी करंट हो गया, ये एसी करंट हो गया, तो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं ये इन्वर्टर करता है डीसी से एसी। अब ये जो हमारा रेक्टिफायर है, हमारा जो रेक्टिफायर है वो एसी से डीसी में करता है। ठीक है, एसी से डीसी में करता है, ना कि डीसी से एसी में। तो यहाँ पर इसलिए जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा गलत हो गया। आया समझ? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो मैं पहले बता रहा हूँ इन चीजों को इसी तरीके से सोल्व करनी पड़ेगी, ये जो क्वेश्चंस है इनको इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा हमें देख देख के। और ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनको आपको करते रहना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। ये प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, ना कि आपको सीधा सा ही करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है इमेजिनरी वर्टिकल प्लान्स पासिंग थ्रू द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लान इज कॉल्ड। इमेजिनरी वर्टिकल प्लान्स जो होते हैं, ठीक है, वो पास होता है बॉडी से और मीडियन प्लान के पैरेलल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब देखो प्लान्स हम देखते हैं, ये एक बॉडी हो गई। अब देखो इसमें से अपन प्लान्स देखते हैं। पहले इस बॉडी को बीच में से हमने काट दिया, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लान। इस बॉडी को यहां से काट दिया, तो ये हो गया हमारा मीडियन प्लान। इसको यहां से काट दिया, सेजाइटल प्लान। और इस बॉडी को हमने ये से, ठीक है, यहां से बीच में से ऐसे काट दिया पूरा। बीच में से मतलब कि जो हमारी कोई भी बॉडी है उसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग को अलग अलग कर दिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर को अलग अलग कर दिया, उसको बोलेंगे हम कोरोनल प्लान। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है, इमेजिनरी वर्टिकल प्लान है जो कि पास हो रहा है बॉडी से पैरेलल टू द मीडियन प्लान। मीडियन प्लान जो है उसके पैरेलल, ये मीडियन प्लान है। मीडियन प्लान कहाँ होता है? बीच में, ये रहा।
ठीक है, उसके पैरेलल मतलब कि उसके पास में, उसके सिधान में कोई भी पैरेलल है, यह है हमारा सेजाइटल। तो यहाँ पर आंसर हमारा सेजाइटल प्लान। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। ये प्लान्स होते हैं, प्लान्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, 3D इमेज में पढ़ लेना आप अच्छे से, 3D इमेज में पढ़ लेना कि प्लान्स कौन कौन से होते हैं। या फिर कभी होगा तो मैं कोई शॉर्ट वगैरह या फिर कोई रील्स डालते ही हम इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। जो जो देख रहे हैं आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो कर लेना है, वहां पर मैं क्वेश्चंस वगैरह देते रहता हूँ, तो आपको वहां पर मदद मिल जाएगी। तो वहां पर भी मैं हो सकता है कि ढूंढ लूंगा, अगर कहीं से मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, 3D इमेज जो है वो डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का पीएच 7.4। जिसको नहीं आता मेडिकल फील्ड छोड़ दे। 16वां क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम दैट लीव्स द एक्सरे ट्यूब नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल पोर्शन ऑफ द बीम इज नोन एज। एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे ट्यूब में, वो किसी किसी जगह पर कम, किसी किसी जगह पर ज्यादा होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है सभी जगह पे। उस चीज को क्या हम क्या बोलेंगे, उस इंटेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, उस वो जो इफेक्ट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो हो रहा है वहां पे। अब हम एक्सरे बीम निकलती है एक्सरे ट्यूब से, पर जो हमारी बॉडी है, जो हमारी डिटेक्टर है, उसके ऊपर जब बीम, वो एक्सरे की जो बीम है वो उसके ऊपर जाएगी, तो वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो उसकी इंटेंसिटी किसी पोर्शन पर ज्यादा रहेगी, किसी पोर्शन पर कम रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सेचुरेशन वोल्टेज, दूसरा है हिल इफेक्ट, तीसरा है स्पेस चार्ज और चौथा है ट्यूब रेटिंग। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो सेचुरेशन वोल्टेज, वोल्टेज का है कोई काम नहीं है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। ट्यूब रेटिंग, ट्यूब रेटिंग का भी यहाँ क्या काम है, ट्यूब की रेटिंग अलग चीज हो गई, ट्यूब रेटिंग बहुत अलग चीज हो गई। स्पेस चार्ज, अब स्पेस चार्ज जैसे कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि स्पेस चार्ज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी और एक्सरे बीम से कोई लेना देना है नहीं। देखो बचा हिल इफेक्ट, यही हमारा सही आंसर है। हिल इफेक्ट कैसे है मैं बता देता हूँ। हिल इफेक्ट किसको बोलते हैं? देखो क्या होता है ना कि जो हमारी कैथोड से एनोड के ऊपर जाती है हमारी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर टकराए और वहां से हमारी एक्सरे बनी। ठीक है, अब एक्सरे बनी तो एक्सरे जाएगी नीचे, जो हमारी विंडो है उसके थ्रू बाहर निकलेगी एक्सरे ट्यूब से। अब एक्सरे ट्यूब से वो बाहर निकली तो उस टाइम क्या होता है ना कि जो एनोड है उसकी तरफ जो इंटेंसिटी है वो कम होती है और कैथोड की तरफ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनोड की तरफ जो है एक्सरे का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एनोड की तरफ एक्सरे का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो वो टकराती है तो वहां पर एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ क्वांटिटी में। तो इस वजह से वहां पर जो इंटेंसिटी है एक्सरे बीम की वो कम होती है और कैथोड साइड ज्यादा होती है। तो उस चीज को हम हिल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हिल इफेक्ट होता है और हिल इफेक्ट को सुधारने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो ये चीजें आपको सुननी पड़ेगी सारी, आप ऐसे बोर अगर होके करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो आप तो क्या मतलब है आपका। अगर 25 क्वेश्चन में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिल्म बेस इज, अब फिल्म बेस की, फिल्म का जो बेस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से फिल्म का बेस अच्छा रहे। पहला ऑप्शन हमारा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसमिट लाइट यूनिफॉर्मली, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लाइट को सभी जगह पे एक जैसे ट्रांसमिट करे। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इन थिकनेस, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए थिकनेस में, मतलब कि वो अलग अलग होना चाहिए, ऐसे कहीं पे मोटा हो गया कहीं पे पतला हो गया ऐसी होनी चाहिए। तीसरा है फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब कि जिसमें आग लग जाए ऐसा होना चाहिए। और चौथा है अनस्टेबल, अनस्टेबल होना चाहिए। और देखो अनस्टेबल नहीं, फ्लेमेबल आग लग जाए ऐसा किस काम का है। थिकनेस अगर सही नहीं होगी तो क्या मतलब है उसका, ऐसे कहीं से ज्यादा, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी तो उसमें इमेज कैसे बनेगी अच्छी अपनी। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ट्रांसमिट, लाइट को यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट करने वाले होनी चाहिए। ठीक है, ये सही आंसर है हमारा ए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस टॉपिक से भी अच्छे क्वेश्चन उठ के आते हैं, जो हमारा एक्सरे फिल्म हो गया, डेवलपर फिक्सर हो गया, इनसे भी अच्छे आते हैं क्वेश्चंस। सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन द, सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? बेस में, सुपर कोट में, सबस्ट्रेटम लेयर में या इमल्शन लेयर में। अब देखो सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल जो बेस होता है वो पॉलिस्टर का बना होता है हमारा, ठीक है, पॉलिस्टर का बना होता है, तो उसमें कोई सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल की कोई जरूरत नहीं होती है। सुपर कोट जो होता है वो जिलेटिन का बना होता है, उसमें भी कोई सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल की जरूरत नहीं है। सबस्ट्रेटम लेयर जिलेटिन की बनी होती है, उसमें भी सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल की जरूरत नहीं होती। इमल्शन लेयर जिलेटिन प्लस सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल का बना होता है, इसमें जरूरत होती है सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल की, उसी की वजह से इमेज बनती है। इमल्शन इज द हार्ट, इमल्शन इज द हार्ट ऑफ एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म का हार्ट होता है, सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल होंगे, उसी की वजह से वहां पर इमेज बनती है, सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एनर्जी दैट पासेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड कैन हैव मेनी मैनिफेस्टेशन रेफर्स टू, एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है और बीच बीच में उसके कई सारे रूप हैं, ठीक है, उसके कई सारे रूप हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा रेडिएशन, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा रेडोन और चौथा है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग मतलब कि जिसमें आयोनाइजेशन ना हो, कोई मतलब नहीं इससे। रेडोन, रेडोन भी नहीं, रेडोन एक सिंगल रेडिएशन है, रेडोन उसका कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है पर वो अपना रूप नहीं बदल सकती ना, वो अलग अलग रूप में नहीं जा रही है वहां पे। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन होता है वो अलग अलग रूप में थोड़ी होता है, कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, आयनाइजेशन हो जाता है। इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना था? रेडिएशन, देखो रेडिएशन हमारा सही आंसर है यहाँ पर, ये तो देखते ही क्लिक कर देना चाहिए पर फिर भी मैंने समझा दिया, क्योंकि रेडिएशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, एक एनर्जी का फॉर्म होती है रेडिएशन, ठीक है। ये दो चीजें इसमें क्वेश्चन से मिलती जुलती हो गई। अब देखो इसमें कई सारे मैनिफेस्टेशन आते हैं, मतलब कि ये कई रूपों में अलग अलग जगह पे जा सकती है, मतलब इसके कई सारे अलग अलग रूप होते हैं। तो रेडिएशन के कई सारे रूप होते हैं, आपको खुद को पता है, एक्सरे, गामा रे, पता नहीं कौन कौन सी रे होती है, वो सारी रे होती है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा रेडिएशन हो गया। ये जो रेडिएशन है ये पूरी हमारे क्वेश्चन से मिलती जुलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब डेस इज ए वेस्कुलर connective tissue present in the cavity of the bone which differs in compensation in different bones at different ages। एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन की कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि अलग अलग एजेस में अलग अलग बोन्स में रहता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा कार्टिलेजेस, दूसरा है बोन मैरो, तीसरा है ब्लड और चौथा है फाइबर्स। अब देखो फाइबर्स बोन्स की कैविटी में नहीं रहते हैं, ब्लड बोन्स की कैविटी में नहीं रहता है, कार्टिलेजेस बोन्स की कैविटी में नहीं रहते हैं, बचा क्या? बोन मैरो रहता है, बिल्कुल आंसर भी यही सही है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, ये अलग अलग एज में अलग अलग बोन्स में से हमारे जो है ब्लड है, ठीक है, उसको बनाता रहता है, बोन मैरो का काम है ब्लड बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके रिगार्डिंग से, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको देखते हुए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। पहला हम देखते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल इज अनअफेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ऑप्शन है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली रिपल्ड फ्रॉम बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। चौथा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। अब देखो यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल अनअफेक्ट रहता है, गलत आंसर। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रिपल होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रिपल कैसे हो सकता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटाइज ही नहीं होगा,
तीनों ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो वीकली अट्रैक्ट होता है दोनों पोल से मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इमेजिनरी प्लान्स पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल टू बोथ द मीडियन एंड कोरोनल प्लान इज। अब देखो यहाँ पर वापस से प्लान्स बनाने पड़ेंगे हमें। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कोरोनल यहां से निकल जाएगा, मीडियन ये हो गया और सेजेटल भी इसी के पास हो गया। ठीक है, अब मीडियन के ये मीडियन हो गया और ये हमारा कोरोनल हो गया। ठीक है, इन दोनों के यहां से बीच में से यहां से कट होगा, है ना, इन दोनों के राइट एंगल से, मीडियन के और इसके राइट एंगल से। इसका राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ये देखो, इसका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री ये बन गया। तो क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है, इमेजिनरी प्लान्स पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल टू बोथ द मीडियन एंड कोरोनल प्लान। इमेजिनरी प्लान जो है वो जो कि राइट एंगल पे रहता है मीडियन और कोरोनल प्लान दोनों के, उस प्लान का नाम क्या है ये हमें पूछ रहा है। तो वो प्लान का नाम है हॉरिजॉन्टल प्लान। इसके लिए भी आपको 3D में पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लोरोसेंट क्रिस्टल इन द फोस्फर लेयर of intensifying screen are suspended in a transparent binder named as। देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अब पढ़ी होगी सभी ने। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, उसमें जो फोस्फर लेयर होती है उसमें फ्लोरोसेंट क्रिस्टल की बनी होती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट क्रिस्टल की फोस्फर लेयर बनी होती है। तो फ्लोरोसेंट क्रिस्टल के साथ में एक ट्रांसपेरेंट बाइंडर को मिला दिया जाता है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट बाइंडर को मिला दिया जाता है फ्लोरोसेंट क्रिस्टल के साथ में फोस्फर लेयर में। उस बाइंडर का नाम क्या है पूछा है। ऑप्शन है हमारे पास पॉलीइथिलीन, दूसरा है पॉलीयूरेथेन, तीसरा है पॉलिस्टर, चौथा है पॉलीकार्बोनेट। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर इतना कुछ नहीं बोलूंगा मैं, पॉलीयूरेथेन जो है आंसर सही है हमारा, जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही हो गया ये। ठीक है, क्यों हो गया ये आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पढ़ोगे उसमें पता लगेगा क्यों इसको बाइंडर को उसमें मिलाते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पता लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि देखो बोर्ड होता तो बात अलग होती कि बोर्ड पे मैं सब कुछ समझा दूं। यहाँ पर मैं लिख भी कुछ भी नहीं सकता हूँ, तो क्या समझ में आएगा आपको, इस वजह से अभी यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को अगर होगा पूरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड पे मैं समझा दूं। बोर्ड पे अगर लेक्चर्स आने लग गए बोर्ड वाले तो मैं बिल्कुल बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन एक्सरे ट्यूब प्रोटेक्टिव हाउसिंग रिड्यूस्ड द लेवल ऑफ लीकेज रेडिएशन टू लेस देन डैश व्हेन ऑपरेटर एट मैक्सिमम कंडीशन। एक एक्सरे ट्यूब है उसमें प्रोटेक्टिव हाउसिंग है, उसमें से लीकेज को कम करने के लिए, मतलब लीकेज ना हो इसके लिए हम एक्सरे ट्यूब को चेक करते हैं कि हाँ इतना है, इससे कम अगर बाहर निकल रहा है तो लीकेज नहीं है, रेडिएशन इससे ज्यादा होगा तो लीकेज होगा। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं और मैक्सिमम कंडीशन में ऑपरेट करते हैं मशीन को, उस टाइम चेक करते हैं तो उसमें कितना लेवल होना चाहिए लीकेज रेडिएशन का, मतलब कितने से कम होना चाहिए, तब जाके जो हमारी प्रोटेक्टिव हाउसिंग है वो सेफ होती है। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 100 mr पर आवर एट 1 मीटर। अगर 100 mr एक घंटे में निकली 1 मीटर तक, 1 मीटर दूरी तक हम डिटेक्टर रखेंगे और उसको मैक्सिमम कंडीशन पे चलाएंगे ट्यूब को। अगर 1 घंटे के अंदर 100 mr गई बाहर और 1 मीटर तक चली गई तो वो सेफ नहीं है। अगर उसके नीचे जाती है तो बिल्कुल वहां पर वो सेफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये ज्यादातर चीजें ना आपको बोर्ड पे समझाने जैसी है, पर अभी क्या है कि यहाँ पर तो मेरे पास बोर्ड है नहीं, यहाँ पर तो मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोर्ड से पढ़ाऊंगा
वैसे मेरा है पूरा प्लान पढ़ाने का। जैसे मैं बोर्ड से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर करने की पूरी कोशिश कर लूंगा, ठीक है। हमारा आखिरी क्वेश्चन 25वां है, फाइंड द प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन एटम ऑफ बेरियम। बेरियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है हमें एक एटम में। तो के शेल में कितना होगा, एल शेल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर अरेंज करनी है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमें बेरियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56, ठीक है, 56 होता है। अब देखो 2 8 18 32, 3 6 12 24, 4 8 16 32, 2 8 18 18, ठीक है। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। अब इतना सब कुछ अरेंज करके अभी तो नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, 2 8 18 32 ये सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आप कर लेना, यहाँ पर आंसर ए यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अब हम इजाजत लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया आज का, तो 25 क्वेश्चन आज से पढ़ लिए हमने, और अगले जो लेक्चर है उनमें 25-25 क्वेश्चन ही हम देंगे। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म हो जाए, लंबा लेक्चर ना बने, पर फिर भी अगर आप अच्छे से देखते रहिए लेक्चर को, इनमें जो 25 क्वेश्चन है वो पहले आ चुके हैं, वो 25 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो जो आ चुके हैं क्वेश्चन उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्या होता है ना कि बहुत सारी बार क्वेश्चंस के आंसर्स भी गलत बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर भी गलत बताते हैं। जो हमारे पेपर्स में जो शीट आती है, आंसर शीट आती है, वो भी गलत आती है, उसमें भी गलत आंसर दिए होते हैं। तो ठीक है, जो भी होगा हम अपन अपने हिसाब से सही करेंगे, आगे जो गलत होगा वो भी मैं बता दूंगा कि ये ऑप्शन वहां पर दे रखा है जो कि नहीं होना चाहिए था, वगैरह जो भी है मैं बताते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, अगला लेक्चर जल्दी आ जाएगा, हो सकता है एक आध दिन में आ जाए, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, और देखते रहिए और शेयर करिएगा ये लेक्चर को, ठीक है। चलिए बाय बाय।